नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कथा साहित्य व उपन्यास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कहानी संचयन से कहानी विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी संचयन की पुस्तक से कहानी नशा पाठ 5 कहानी है नशा, जिसके कहानीकार है मन्नू भंडारी। प्यारे विद्यार्थियों, मन्नू भंडारी जो कहानीकार है इसके तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मुख्य पात्र आनंदी जो कि शंकर की पत्नी है, शंकर आनंदी का पति है और कृष्णु आनंदी का पुत्र है। विगत वीडियो में हमने इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली थी। प्यारे विद्यार्थियों, आनंदी एक बहुत दुखी स्त्री है और शंकर उसका जो पति है वो आदतन शराबी है और शराब पीता है। और उसका जो बेटा कृष्णु है वो एक बार घर से रूट करके चला जाता है और 12 वर्ष के बाद में उसकी चिट्ठी आती है और जिसमें वह लिखता है कि मैं जो अब कमाने लग गया हूँ, मेरी दुकान हो गई, कपड़े की दुकान है और मैंने मकान भी ले लिया है और शादी भी मैंने कर ली है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो पत्र है वो चिट्ठी है वो उसका पति शंकर वो लेकर के आता है और पृष्ठ संख्या 57 तक हमने पढ़ लिया था। प्यारे विद्यार्थियों, 57 से आगे 58 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। पृष्ठ 58 से पढ़ेंगे अब। तो वो आनंदी जो है शंकर को क्या कहती है, ये 57 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि आनंदी ने धीरे से कहा, चिट्ठी तो देते जाओ, कि चिट्ठी तो दे दो। ले ये चिट्ठी। अरे मैं कोई झूठ थोड़ी ही बोल रहा हूँ, कल तेरा बेटा आ रहा है, जा किसी से पढ़वा ले, सत्यानाशी बुलाए बिना नहीं माने, बदजात कहीं की। तो ये उसने गुस्से में कहा था, ये ले चिट्ठी। अरे मैं कोई झूठ बोलता हूँ, शंकर कह रहा है आनंदी से कि ले ये चिट्ठी। अरे मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, कल तेरा बेटा आ रहा है, जा किसी से पढ़वा ले, सत्यानाशी बुलाए बिना नहीं माने, बदजात कहीं की। और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल जाता है। लंबे लंबे डग भरता हुआ अर्थात लंबे लंबे कदमों से वह घर से बाहर निकल जाता है। कल कृष्णु आ रहा है, सचमुच ही कृष्णु आ रहा है। और जैसे इतनी देर बाद उसे पहली बार बोध हुआ कि उसके जीवन में क्या कुछ घट गया। यानी आनंदी बहुत प्रसन्न हो रही है और मन ही मन प्रश्न कर रही है कि कल कृष्णु आ रहा है, सचमुच ही कृष्णु आ रहा है। और जैसे इतनी देर बाद उसे पहली बार ये बोध हुआ कि उसके जीवन में क्या कुछ घटित हो गया है, क्या कुछ घट रहा है। 12 वर्ष बाद उसका बेटा आ रहा है। एकाएक चबूतरे पर बैठकर ही आनंदी फूट फूट कर रो पड़ी। एकाएक जो है चबूतरे पर बैठकर आनंदी फूट फूट कर रो पड़ी। ऊपर से सदा ही शांत रहने वाले पर्वत के भीतर का ज्वालामुखी जब फूटता है तो कोई भी शक्ति उस आवेग को रोक नहीं पाती है। यही बात आनंदी में हो रही है। आनंदी दुख से पीड़ित है, लेकिन अपने दुख को वो एक साथ इस तरह से प्रकट करने लगी जैसे कोई एकदम शांत रहने वाला पर्वत हो और उसके भीतर की जो ज्वालामुखी जब वो फूटती है तब उसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी शक्ति के आवेग को। 12 वर्ष बाद वह कल अपने कृष्णु को देखेगी। यानी इतने दिन आनंदी को लगने लग गया था कि वह रूठ करके जो है कृष्णु चला गया था और वह काफ़ी वर्ष तक वो जब नहीं आया तो उनको लगा कि अब कृष्णु इस संसार में नहीं रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये आई है चिट्ठी तो आनंदी को बहुत खुशी हो रही है कि देखो 12 वर्ष बाद वह कल अपने कृष्णु को देखेगी। उसका बेटा, उसका खोया हुआ बेटा वापस आ रहा है। कितनी खुशी है प्यारे विद्यार्थियों आनंदी को कि आज उसका खोया हुआ बेटा 12 वर्ष के बाद में आ रहा है। और क्यों नहीं उसे घर घर जाकर खबर दी, नहीं क्षमा करना, उसका बेटा, उसका खोया हुआ बेटा वापस आ रहा है। शंकर आज के दिन भी शराब पीने गया है। देख, आज बेटा आने वाला है तो भी शंकर आज के दिन भी शराब पीने गया है। क्यों नहीं वह सारे मोहल्ले में दौड़ता फिरा, क्यों नहीं उसने घर घर जाकर खबर दी कि कृष्णु आ रहा है। आनंदी ये मन ही मन सोच रही है कि क्यों नहीं उसने शंकर ने सारे मोहल्ले में दौड़ता फिर करके एक बात कही कि कृष्णु आ रहा है, घर घर जाकर खबर क्यों नहीं दी कि कृष्णु आ रहा है। क्यों नहीं उसके पास बैठकर क्यों नहीं उसके पास बैठकर उसने बात की कि कृष्णु के आने की तैयारी में क्या क्या किया जाए। उसको आनंदी को लगा, ऐसे मन ही मन लगने लगा
कि देखो मेरे पति ये नहीं कर सकते, अर्थात वह मेरे पास बैठ करके किस्नों के आने की बात की तैयारी भी आने की तैयारी में क्या क्या किया जाए ये भी नहीं वो सोच सकता। तैयारी उसकी आंखों के सामने तांबे की खाली कटोरी घूम रही थी। क्या तैयारी कर सकते हैं, पैसे ही नहीं है घर में, क्या तैयारी करूँगी। तो ये तैयारी का नाम लेते ही उसकी आंखों के सामने तांबे की खाली कटोरी घूम रही थी जिसमें वो पैसे रखती थी। आज 2 रुपये वो लेकर के चला गया शराब पीने के लिए, अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। तांबे की खाली कटोरी घूम गई। शंकर के प्रति तीखी घृणा और विरक्ति से उसका मन भर गया। शंकर के प्रति उसके बहुत अधिक तीखी घृणा उसको हो रही थी, विरक्ति उसके मन में आ रही थी। वह उठी और अपने घर के चारों ओर उसने नज़र डाली। वह उठी, कौन, आनंदी, और घर के चारों ओर नज़र डाली। कितना बदल गया उसका घर इन 12 सालों में, कितना बदल गया इन 12 सालों में उसका घर। कच्ची दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। पैसे हैं नहीं तो मरम्मत भी कैसे करवाएं घर की। तो प्यारे विद्यार्थियों, कच्ची दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई है। आंगन में जहाँ तहाँ से गोबर की मोटी मोटी पपड़ियाँ उतर रही है, गोबर से उसको लेपा जा रहा है। लेपती थी वो, लिपाई करती थी उसकी, लेकिन वहाँ पर भी अब गोबर के जो है टुकड़े हैं वो पड़ रहे हैं, पपड़ियाँ उतर रही है। उसने आजकल लीपना पोतना भी छोड़ दिया था। इतना समय ही कहाँ रहता था उसके पास, अब समय भी कहाँ है। बेचारी सीना, कपड़े सीना और अनाज पीसना, यही काम करती रहती थी दिन भर। तो इस कारण से उसने जो प्यारे विद्यार्थियों ये लीपना पीटने का काम छोड़ दिया। फिर उसने किसके लिए लीपे पोते, फिर उसके मन में प्रश्न आता है कि ये किसके लिए लीपे पोते, कौन है जो इस घर को देखेगा, किस्नू क्या कहेगा ये घर देखकर। आनंदी मन ही मन शंका कर रही कि किस्नू इतने वर्षों बाद घर आ रहा है और इस घर को देख करके क्या सोचेगा, क्या कहेगा। लेकिन एक दिन में अब वह कर भी तो क्या सकती थी। अब एक ही दिन रहा है, अब एक दिन में ऐसे घर को कैसे बदलाव जो है कर सकती है। सांझ आई और चारों ओर धुंधलका छा गया तो मूंज की ढीली ढाली खटिया आंगन में डालकर वह लेट गई। शाम को जैसे शाम हुई और कल किस्नू आने वाला है, शाम हुई, चारों ओर धुंधलका छा गया, अंधेरा सा हो गया। तो मूंज की ढीली ढाली जो खटिया थी, मूंज एक रस्सी होती है, जूट की बनी हुई जैसे होती है वैसे रस्सी मूंज की, तो उस खटिया के खटिया को आंगन में डालकर वह लेट गई। दिया बाट और बहू खाट, दिया बाट बहू खाट, यानी जो है दीपक जलने के बाद में बहू है वो खाट पकड़ ली, यानी जो आराम करना चाहिए ऐसा। थक्कर बड़ी रात वह सोने जाती, जैसे ही वह थक्कर बड़ी रात होने पर, काफ़ी रात होने पर उसको पुरानी बातें आ रही है। जब वो पहली बार दुल्हन बन कर के आई, बहू बन कर के आई घर पर, तो उस समय उसकी सास क्या उसको कहती थी, क्या ताने सुनाती थी। देखिए कि दिया बाट और बहू खाट, थक्कर बड़ी रात गए वह सोने जाती, तो उसकी सास उसे ताना सुनाया करती थी। आज तो सचमुच ही वह दिया जलते ही खाट पर आ लेटी थी। आज तो दिया जलाते ही और वह सचमुच ही खाट के ऊपर लेट गई। आज वह रोटी नहीं बनाएगी, आज रोटी नहीं बनाएगी। सवेरे उसने रोटी नहीं खाई थी, उसने खाई ही नहीं गई, उसे खाई ही नहीं गई। वह खुशी में या दुख में इस प्रकार का भाव हो गया कि उसने रोटी नहीं खाई थी और उससे रोटी खाई ही नहीं गई। शंकर आकर वहीं रोटी खा लेगा, शंकर है वो आकर के वहीं रोटी खा लेगा। पीकर आता है तो उसे गर्म रोटियां चाहिए। जब वह शराब पी कर के आता है शंकर, तो उसको गर्म रोटी भी चाहिए। न मिलने पर वह गुस्से में मार भी बैठता है, और नहीं मिलती है रोटी गर्म तो वह गुस्से में मारता है। फिर भी आनंदी नहीं उठी। आज और मार ले, कल तो फिर उसका बेटा आ जाएगा, फिर देखें कोई उसके हाथ तो लगा के। आनंदी मन ही मन सोच रही, आज और पिटाई कर ले, कल मेरा बेटा आ जाएगा तब हाथ लगा के दिखाना। इस प्रकार से ये मन ही मन कर रही है। उसमें खाट पर सोए हुए वो सोच रही है। किस्नू ने सारी चिट्ठी माँ के लिए ही लिखी है, किस्नू ने सारी चिट्ठी माँ के लिए ही लिखी है, अपने कक्का के लिए कुछ भी नहीं लिखा। कक्का यहाँ पर पिता को कक्का कहते हैं वो, तो अपने कक्का के लिए कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी हो कम से कम चिट्ठी में तो कुछ लिख देता, अरे कुछ भी हो थोड़ा तो लिख देता अपने पिता के लिए, आखिर बाप है।
पर वह जानती है कि किस्नू कितना जिद्दी और कितना गुस्सेल है, कि वह जानते हैं कि किस्नू कितना जिद्दी और कितना गुस्सेल है, गुस्सा आता है, तभी तो भाग गया। फिर भी बाप के लिए एक अजीब सी करुणा उसके मन में उभर आई। उसके मन में, आनंदी के मन में उसे किस्नू के पिता के लिए एक अजीब सी करुणा उसके मन में उभर आई कि कम से कम थोड़ी बहुत तो बातें बाप के लिए भी लिख देता। शंकर अभी तक नहीं लौटा, पता नहीं कब लौटेगा। आज के दिन न पिता तो क्या हो जाता। आनंदी मन ही मन सोच रही है कि आज के दिन अगर नहीं पिता तो क्या हो जाता। शंकर अभी तक नहीं लौटा है, पता नहीं कब लौटेगा। आज के दिन न पिता तो क्या हो जाता। सामने मिट्टी के पक्के चबूतरे पर नजर गई। सीमेंट के गमले में सूखी मरियल सी तुलसी की 4 टहनियाँ इधर सिर झुकाए दिखाई दे रही थी। सीमेंट का एक गमला था, उस गमले में, सीमेंट के उस गमले में मरियल सी यानी मुरझाई हुई सी पतली सी तुलसी की 4 टहनियाँ जो इधर उधर सिर झुकाए दिखाई दे रही थी। 8-10 पीले मुरझाए पत्ते हवा में लटक रहे थे। उस तुलसी के पत्तों पर धूल की परत जमी हुई थी। आनंदी आजकल तुलसी पर दिया नहीं जलाती है। आजकल आनंदी तुलसी पर दिया नहीं जलाती है। जिस दिन किस्नू भागा था उस दिन से उसने दिया नहीं जलाया। जिस दिन से किस्नू घर छोड़ करके चला गया था उस दिन के बाद में वह दिया नहीं उसने जलाया। कौन सी कामना बाकी रह गई, अब क्या इच्छा बाकी रह गई। एक बेटा था वो भी चला गया, तो ऐसी कौन सी कामना जो बाकी रह गई थी जिसके लिए वह दिया जलाती। पर इस समय मन हुआ कि एक दिया जला कर रख दे। लेकिन आज उसका आज आनंदी का ऐसा मन हुआ कि एक दिया जला करके रख दे। और आनंदी ने उठकर पहले तुलसी में पानी दिया, फिर दिया जलाकर रख दिया। आज आनंदी बड़ी खुश है, प्रसन्न है। तो आज किस्नू कल आने वाला है, इसलिए वह प्रसन्नता में वह तुलसी को पानी भी दे रही है और एक दिया भी जला रही है। प्रकाश का एक वृत्त रह रहकर कांपने लगा। एक छोटा सा भाग प्रकाश का आवरण वो धीरे धीरे कांपने सा लग गया। अनेक स्मृतियाँ कांपने लगी है। दीपक को देख करके आनंदी की स्मृतियाँ जागने लगी, स्मृतियाँ कांपने लगी, अनेक चित्र कांपने लगे। देखिए क्या अब उसको पिछली बातें याद आ रही है आनंदी को। 10 साल की आनंदी जेवरों से लदी फदी इस घर में पुत्र वधू बनकर आई थी। जब 10 साल की थी तब उसका विवाह हो गया था आनंदी का, और वह इस घर में जेवरों से गहनों से लदी पदी इस घर में पुत्र वधू बनकर आई थी। उसकी सास ने उससे चबूतरे पर दिया जलवाया था। उसको याद आ रहा है कि उसकी सास ने उससे चबूतरे पर दिया जलवाया था और कहा था कि अपनी सुहाग की मन्नौती मांग लेना। और चबूतरे पर जो सुहाग की मन्नौती मांग लेना ये कहा था। बहू रोज इस पर दिया जलाना, घर की ये तुलसी कल्पतरु है। वह सास उसको रोज कहती थी कि ये तुलसी नहीं है, ये घर की कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है ये। सुहाग का वह तब अर्थ भी नहीं जानती थी क्योंकि छोटी अवस्था थी, 10 ही वर्ष की थी, इसलिए सुहाग का तब अर्थ नहीं जानती थी। फिर भी उसने अपने सुहाग की कुशल कामना की थी, रोज दिया जलाने का संकल्प किया था। बहू का नयापन 2 ही दिन में उतर गया। बहू का जो नयापन था वह 2 ही दिन में उतर गया। उसे पता लग गया था कि इस घर में इन जेवरों और गायों भैंसों के बीच में जो कुछ है वह बहुत ही कष्टकर है। उसे पता लग गया 2 ही दिनों में कि इन जेवरों और गायों भैंसों के बीच में जो कुछ है वह बहुत कष्टदायक है। उसे पल पल में रोना आने लगा, धीरे धीरे उसको कष्ट मिलने लगा। इसलिए आनंदी बार बार रोती रहती थी और पल पल उसे रोना आने लगा। माँ, कक्का, दद्दा आदि याद आते थे उसे। अपनी माँ याद आती, अपने पिता, कक्का यानी पिता, और दद्दा अपने दादा सब याद आते थे। वह छिप छिप करके बिसरती थी, रोती रहती थी, उनको याद करती रहती थी। सास देख लेती तो ऐसे नोचती कि मांस निकल आता था। और जब सास को पता चलता कि ये रो रही है या ऐसे बैठी है तो सास उसको इतनी अधिक ताने देती, उसको ऐसे नोचती थी कि मांस निकल आता। किसी काम में कसर रह जाती तो सास ऐसे लतियाती कि वह औंधे मुँह गिर कर तड़पड़ाने लगती थी। थोड़ी सी काम में कसर हो जाती तो वह सास इतनी कठोर थी कि वह उसे ऐसी लतियाती, ऐसे उसको बातें सुनाती, ऐसे डांट लगाती कि वह औंधे मुँह गिर कर तड़पड़ाने लगती। उसकी बोलती बंद हो गई, बस आंसू बहते रहते। और आंसू बहाते बहाते एक दिन उसे एक नया ज्ञान हुआ कि ये सास उसके जीवन की कर्णधार नहीं,
शंकर उसके जीवन का कर्णधार है। उसको ऐसे लगने लगा कि सास मेरी कर्णधार नहीं है, मेरा शंकर है उसके जीवन का कर्णधार है। और तब वह उस दिन की राह में समय काटने लगी जब उसका असली कर्णधार उसका भार संभालेगा, कि उसको ऐसा लगेगा कि कब मेरे पति है वो मेरे भार को संभालेगा। वह दिन तो जल्दी ही आ गया, पर कर्णधार भार संभालने के बजाय भारे बन गया। लेकिन जिस पति को वह कर्णधार समझ रही थी वह तो खुद भार बन गया। ऐसा भार जिसे ढोने के लिए उसे अपने कंधे बड़े कमज़ोर लगे। आनंदी को अब उसका भार उठाना पड़ा, अर्थात वह कोई भी काम नहीं करता था शंकर, और जो पैसे वो आनंदी कमाती थी वह भी शंकर शराब में पी जाता था। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिए, शंकर घर का इकलौता लड़का था, पिता थे नहीं, माँ के पास बेटे के अवगुण देखने वाली आंखें नहीं थी। कितनी सुंदर बात कही है मनु भंडारी जी ने कि अकेला था और माँ के पास में बेटे के अवगुण देखने की आंखें नहीं थी। वह अवगुण देखती, शंकर जो दुष्टता करता रहता था फिर भी उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। उसे सही रास्ते पर लगाने वाला कोई अंकुश नहीं था, कोई ऐसा अंकुश नहीं था जिससे वह सही रास्ते पर आ सके। उसे पीने की जो लत पड़ी तो घर का सारा धन ही नहीं गया, आनंदी की किस्मत, बच्चों का भविष्य भी चला गया। उसे शराब की ऐसी लत पड़ गई शंकर को कि उसमें सारा जो जेवर थे, पैसे थे, सब के सब सारा घर का धन था वो सब चला गया। आनंदी की किस्मत चली गई और बच्चों का भविष्य भी चला गया। माँ के मरने के बाद शंकर बिल्कुल बिलल्ला हो गया। माँ के मरने के बाद में शंकर बिल्कुल एकदम से शैतान सा हो गया, एक तरह से निरंकुश हो गया। 2 बच्चे बीमारी में तड़प कर मर गए। आनंदी के 2 बच्चे तो बीमारी में तड़प तड़प करके मर गए, लेकिन वह कुछ कमाता नहीं था, बीमारी में दवा पानी नहीं कर सका, इसलिए वह तड़प तड़प करके 2 बच्चे बीमारी में मर गए। बच्चे चले गए, खेत खलियान भी चले गए, खेत खलियान भी बिक गए, गाय भैंसें भी चली गई, गायें भैंसें भी सब बेच दी शंकर ने और उसकी शराब पी ली। रह गए शंकर और किष्णु को छाती से लगाए लगाए वह काम करती, न हाथ रुकते न आंसू। कितना मार्मिक प्यारे विद्यार्थियों प्रसंग है ये। न हाथ रुकते न आंसू। शंकर या तो सोता था या फिर नशे में उत्पात मचाता। वह मार खाती, किष्णु मार खाता, उसका बेटे और उसको मार खानी पड़ती किष्णु की, शंकर की। 14 साल का किष्णु एक दिन तेज में आ गया। एक दिन जो है किष्णु को गुस्सा आ गया अपने पिता पर। 14 साल का था तब किष्णु एक दिन तेज में आ गया और बाप पर झपट पड़ा और उसने क्या कहा, कक्का तुमने माँ के हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। गुस्से में आकर के 14 वर्ष का जो बालक था किष्णु, और उसने क्या कहा कि कक्कू अगर तुमने माँ के हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं सच कहता हूँ तुम्हारा खून पी जाऊंगा। और वह बाप से जूझ गया, बाप से लड़ने लगा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ किष्णु, तू हट जा, तुझे मेरे सिर की सौगंध, जो तू कक्का पर हाथ उठाए तू हट जा, किष्णु हट जा। और इस तरह से वह कहती कि मैं आनंदी बीच में बोलती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, किष्णु तू यहाँ से हट जा, तुझे मेरे सिर की सौगंध है, जो तू कक्का पर हाथ उठाया तो तूने कक्का पर हाथ नहीं उठाना है, तू हट जा किष्णु हट जा। और किष्णु हटा तो ऐसे हटा कि 12 साल तक मुंह तक नहीं दिखाया। और फिर वह वहाँ से रूठ करके गुस्से में किष्णु घर छोड़ करके चला जाता है। पृष्ठ संख्या 60 पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों। आनंदी शंकर के पैरों पर गिर गिर कर रोई, बोली मेरे बेटे को ढूंढवा लो। आनंदी शंकर के पैरों में गिर गिर कर रोई, बोली मेरे बेटे को ढूंढवा दो, मैं उसे लेकर कहीं चली जाऊंगी, उसके बिना मुझसे जिंदा नहीं रहा जाएगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर पीने को दूंगी, अपना हाड़ गला गला कर पीने को दूंगी, तुम मेरे किष्णु को ढूंढ दो। आनंदी बड़ी दुखी भाव से क्या बोली, अपने शंकर के पैरों में गिर करके बोली कि मेरे बेटे को ढूंढवा दो, मैं उसे लेकर के कहीं और चली जाऊंगी, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर पीने को दूंगी, अपना हाड़ मांस गला करके भी दूंगी, तुम मेरे किष्णु को ढूंढ दो। पर कि शंकर ने न किष्णु को ढूंढा और न आनंदी मरी। हाँ, हाड़ गला गला कर वह पिलाती रही और शंकर पीता रहा। और न तो शंकर ने किष्णु को ढूंढा और न आनंदी से मरा ही गया। वहाँ वो हाड़ गला गला कर यानी मेहनत कर करके और लोगों के घर में काम कर करके
उससे पैसों से शंकर वो पीता गया, वह पिलाती रही। माँ मेरा बटुआ रख लेना जरा। बटुआ थमा कर धोती कंधे पर डालकर किष्णु नहाने चला गया। देखिए अब वो आ गया है किष्णु। मैं माँ मेरा बटुआ रख लेना जरा। बटुआ थमा कर धोती कंधे पर डालकर किष्णु नहाने चला गया। आनंदी का मन हुआ था, कह दे मेरे पास बटुआ मत रख किष्णु, नहीं तो ये पैसे सारे चले जाएंगे अभी। पर उससे कुछ भी नहीं कहा गया। किष्णु घर से अभी निकला भी नहीं था कि शंकर सामने खड़ा था। इतने में शंकर आ गया। निकाल रुपये, तू सोचती है सारी कमाई तू अकेली हड़प लेगी। निकाल रुपये, तू सोचती है सारी कमाई तू अकेली हड़प लेगी। बेटे का पैसा अकेले अकेले न बचेगा, वह मेरा भी बेटा है। निकाल पैसे। ये कौन कह रहा है? शंकर। किसको? आनंदी को। कांपते हाथ से किसान आनंदी ने 2 रुपये निकाल कर दे दिए। अंदर कितने रुपये है उसने झांक कर भी नहीं देखा। वह किष्णु से कह देगा कि उसी ने रुपये निकाले हैं, उसे जरूरत थी। वह किष्णु से कह देगी उसने ये भी बताया कि तुम खुद कह देना कि मुझे पैसे की जरूरत थी इसलिए मैंने निकाल लिए। लेकिन शंकर को क्या कभी समझ नहीं आएगी। वह पीकर आएगा, वैसे ही बकेगा झकेगा। क्या सोचेगा किष्णु कि वह सुबह शाम को पी कर के आएगा, ऐसे बकेगा, बोलेगा, लड़ाई करेगा। क्या सोचेगा किष्णु? अभी तक किष्णु ने नहीं पूछा था कि कक्का आप भी पीते हैं या छोड़ दी। अभी तक किष्णु ने नहीं पूछा कि कक्का अभी भी पीते हैं या छोड़ दी। क्या पूछे? पीने वालों की सूरत ही बता देती है। क्या पूछना, क्या पीने वालों की सूरत ही बता देती है कि पीता है कि नहीं पीता। पर क्या आज ही वह सब नाटक फिर होने वाला है? क्यों उसने रुपये दिए? उसे अपने पर ही क्रोध आने लगा कि क्यों उसने रुपये दे दिए, और अपने पर क्रोध आने लगा। मना कर देती तो क्या कर लेता। अब उसे डर ही किस बात का है? अब क्या डरना है? अब तो बेटा है मेरे पास, उसका कमाऊ बेटा उसे लेने आ गया है। वह अपने को कोसने लगी। उसे रुपये नहीं देने थे, क्यों दे दिए उसने रुपये? अब रुपये लेकर के गया है तो पी कर के आएगा, बदमाशी करेगा। किष्णु खा पी कर गाँव में लोगों से मिलने निकला। किष्णु खाना खा करके गांव में लोगों से मिलने निकला अपने दोस्तों के पास में। तो बोला माँ जरा बटुआ देना। कांपते हाथ से आनंद ने बटुआ पकड़ा दिया। 2 रुपये की बात गले में आकर भी अटक गई कि मैंने 2 रुपये निकाले हैं, ये बात अटक गई। बिना देखे ही बटुआ जेब में रख किष्णु निकल गया। आनंदी उसे देखती रही। लंबा चौड़ा जवान मेरा बेटा, अब लंबा चौड़ा जवान। कल पड़ी पड़ी वह सोच रही थी कि बेटे को अपनी दुख गाथा सुनाऊंगी, इतने दिनों का अपना बोझ हल्का करेगी। पर बेटे के सामने तो उसकी जीभ जैसे तालू से सट गई थी, कुछ भी नहीं कह पा रही थी। ये किष्णु अब 12 साल पहले वाला किष्णु नहीं रह गया था। वह सोच रही थी कि पहले की तरह वह उसकी गोद में सो जाएगा और वह एक एक करके बताएगी कि उसे कितना कुछ सहा है। लेकिन अब तो वह बड़ा हो गया है, शहर में रहने लग गया ना, तो ये मन के मन में रह गई उसकी। सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का जिसने ऐसी जानलेवा चीज़ बनाई। नशे में दूध लड़खड़ाता हुआ शंकर घुसा तो किष्णु अवाक सा मुंह उसे देखता रह गया। फिर वही बात, वो शाम को शराब पी करके आया और एक ही वो डायलॉग बोलता, सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का जिसने ऐसी जानलेवा चीज़ बनाई। और नशे में दूध लड़खड़ाता हुआ शंकर घुसा तो किष्णु अवाक सा उसका मुंह देखता रह गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। गुस्से में देखने लगा किष्णु। उसने आनंदी की ओर देखा। आनंदी की अपराधी नजरें झुक गई। क्या क्या लाड़ लड़ रहा है माँ से। अरे अपने बाप को भी कुछ दे। वो बोलने लगा, अरे अपने बाप को भी कुछ दे। जो कुछ देना इधर दे, जो कुछ देना इधर दे। मैं तेरा बाप हूँ साले। लड़खड़ाता हुआ शंकर भीतर चला गया। इस प्रकार से लड़खड़ाता हुआ शंकर भीतर चला गया। ये पैसा कहाँ से लाते हैं? ये बात कौन पूछ रहा है? किष्णु। ये पैसा कहाँ से लाते हैं पीने के लिए? आनंदी चुप। मैं पूछता हूँ ये पैसा कहाँ से लाते हैं? किष्णु ने फिर पूछा कि मैं पूछता हूँ ये पैसे कहाँ से लाते हैं? आनंदी की आंखों से पट पट आंसू बहने लगे। तू देती है, तू पीने को देती है। क्यों देती है ना तू उसे पैसा? क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है माँ? क्यों उसे पैसा देती है?
तू ही तो देती है पैसे, इसीलिए वो पी के आता है। सिसकियाँ दबी दबी घुटी घुटी सी सिसकियाँ रोने लग गई है आनंदी। मैं सोच रहा था कि पैसा नहीं रहा होगा तो कक्का रास्ते पर आ गया होगा। मैं ये सोच रहा था इतने वर्ष कि पैसे नहीं होंगे तो कक्का रास्ते पर आ गए होंगे, पर अभी भी वहीं के वहीं हाल है। पिछले 12 वर्ष से यूं ही तू इस निखट्टू को पिला रही है। पिता के लिए कहा है कि तू इसे 12 वर्षों से तू इसी निखट्टू को पिला रही है, बिना काम ये काम कुछ नहीं करता नहीं है, केवल इसको पिलाती रहती है, शराब के पैसे देती रहती है। मुझे यहाँ से ले चल किष्णु, यहाँ से ले चल। ये कौन कर रही है? आनंदी किष्णु से कह रही है मुझे यहाँ से ले चल किष्णु, मुझे यहाँ से ले चल, यहाँ से ले चल। मैं अब एक दिन भी इस घर में नहीं रहना चाहती, मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सहा जाता, मुझे यहाँ से ले चल, आज ही ले चल। आनंदी फूट फूट करके रोने लगी किष्णु के सामने। किष्णु ने कमीज की बाहों से उसकी आंखें पूंछते हुए कहा, आज ही तुझे ले जाऊंगा माँ, आज ही। सोचा तो था कि कक्का को भी ले जाऊंगा, पर अब नहीं, ये ले जाने योग्य ही नहीं है, लायक नहीं है ले जाने के। मैं सोचा था कि कक्का को भी ले जाऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊंगा, लेकिन ये कक्का तो जाने के लायक नहीं है। कौन साला जाता है तेरे साथ? निकल जा तू मेरे घर से, दोनों निकल जाओ। कोई बेटा बेटी नहीं है मेरा, कोई औरत वौरत नहीं है मेरी, जाओ सब जाओ। खटिया पर बैठा बैठा शंकर अनाप शनाप बकने लगा कि कोई बेटा नहीं है मेरा, जाओ निकल जाओ तुम दोनों, कोई मेरा बेटा नहीं, कोई औरत नहीं है, निकल जाओ तुम दोनों। खटिया पर बैठा बैठा शंकर अनाप शनाप बकने लगा। आनंदी सारे दिन रोई, उसने अपने फटे पुराने कपड़ों की गठरी बांध ली, रो रो कर सबसे मिल आई, पड़ोस में मिल कर के आई, और उसका बेटा उसे लेने आया है ये बात कह करके वह जा रही है, अब कभी इस घर में नहीं आएगी। पिछले 40 साल उसने इसमें काटे हैं, इस घर को और घर वाले को अपना खून पिलाया है, इस घर को और इस घर वाले को अपना खून पिलाया है। रो रो कर उसने कामना की कि हे भगवान किसी तरह मेरा बेटा लौटा दे, हे भगवान किसी तरह मेरा बेटा लौटा दे, अपने बेटे को लेकर मैं कहीं चली जाऊंगी। आज वह दिन आ गया है, फिर भी आनंदी रो ही रही है, आनंदी रो ही रही है। शाम को शंकर आया तो नशे में धुत कपड़े की बंदी गंटरी को लात से एक और उछालता हुआ बोला, मैं एक एक का खून पी जाऊंगा। नशे में शंकर फिर से आया है और आकर के कपड़े की बंधी हुई गठरी को एक लात से मारता हुआ बोलता है कि मैं एक एक का खून पी जाऊंगा, देखूं कौन माई का लाल ले जाता है मेरी जोरू को, मैं देखता हूं कौन मेरी जोरू को, मेरी पत्नी को कौन है जो लेकर के चला जाता है। और उसने आनंदी को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। एक भरपूर लात पेट में पड़ी तो आनंदी को गस्सा आ गया, यानी बेहोश हो गई, अंधेरा सा छा गया। जोर से उसने पैर से आनंदी की पेट पर लात मारी है और उससे आनंदी को बेहोशी आ गई, गस्सा आ गया, यानी अंधेरा सा छा गया, बेहोशी सी हो गई। कराया कर इतना ही वह कह सकी, बच्चा बेटे किष्णु बचा, बस इतना ही कह सकी, बचा बेटा किष्णु मुझे बचा। किष्णु के नथुने फड़क रहे थे और आंखों के डोरे सुर्ख हो रहे थे, सुर्ख में न लाल, आंखों की डोरे आंखें लाल हो गई थी। एक धक्के में उसने शंकर को दूर पटक दिया और आनंदी को खाट पर डालता हुआ बोला, और दे पैसे, मेहनत मजदूरी कर और पिला इस सांड को। किष्णु आनंदी पर ही बरसने लगा कि और दे पैसे, तुम पैसे देती तो ही पी करके तो आता है कि और पिलाए सांड को। किष्णु आनंदी पर बरसने लगा। दर्द से कराहती हुई आनंदी कह रही थी, मुझे यहाँ से ले चल किष्णु, मुझे यहाँ से ले चल। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 62 नंबर पृष्ठ पर, निकलने की बेला आई तो रुलाई का आवेग संभल नहीं रहा था। अब जाने की बेला आ गई, जाने का समय आ गया तो रुलाई आवेग संभल नहीं था, रोने लगी वह। आसपास की सभी औरतें विदा करने आई थी। आसपास के पड़ोस की जो औरतें थी वह उसके घर में आई, उसको विदा करने आई थी। ले जा भैया, अपनी माँ को बड़े दुख सहे हैं बेचारी ने, किसी औरत ने कहा, पड़ोस की स्त्री ने कहा, औरत ने कहा कि ले जा भैया, अपनी माँ को बड़े दुख सही हैं बेचारी ने। अरे किष्णु, इस गाय को ले जा शंकर कसाई के घर से। इस गाय को, गाय शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है? किष्णु की माँ आनंदी के लिए। एक औरत ने कहा कि अरे किष्णु, इस गाय को ले जा शंकर कसाई के घर से। कसाई भी अच्छा जो एक दिन मारकर छुट्टी तो कर देता है, इससे तो ये रोज मारता है।
इस तरह से कहना चाहते। चलने से पहले झिझकते झिझकते आनंदी ने कहा, बेटा 10 रुपये हो तो दे, मानकी की माँ के चुकाने हैं। कि बेटा 10 रुपये अगर है तो दे दे, मानकी की माँ को चुकाने हैं। हाँ हाँ ले। 10 का एक नोट निकाल करके किस्नू ने माँ के हाथ में थमा दिया। किस्नू 10 का नोट है वो किस्नू ने दिया माँ के हाथ में। सबकी नज़रें बचाकर आनंदी उस नोट को तांबे की कटोरी में डाल आई। देखो कितनी चिंता है। ये देखिए भारतीय स्त्री, देखिए कितना त्याग है, इतना कुछ सहन कर लिया फिर भी पति के लिए, अपने मन उसका पति के लिए इतना कष्ट सहन करके भी अपने पति के लिए सोच रही है कि कहीं वो पीने के लिए उसको कम ना पड़ जाए, तो उसने 10 रुपये उसके लिए मांगे हैं। तो नज़र बचाकर उस आनंदी ने उस नोट को तांबे की जो कटोरी थी जिसमें रोज़ वो रुपये डाला करती थी, उस कटोरी में वो डाल आई। फिर घबराते हुए दिल से आकर उस सबके बीच में मिल गई। यानी ऐसा लगा कि कुछ नहीं हुआ। इस तरह सबके बीच में आकर के वो औरतों के साथ में मिल गई। रात के धुंधलके में आनंदी किस्नू के साथ इक्के पर बैठकर चली। तांगा गाड़ी उसके ऊपर बैठ करके चली। धूल उड़ाता हुआ इक्का आगे की ओर बढ़ गया। घर पीछे छूट गया। पता नहीं कहाँ बैठ कर वह पी रहा होगा, पता नहीं वह कहाँ बैठ करके पी रहा होगा। शहर में बना, वो गांव का दृश्य समाप्त हो गया है। शहर में बना छोटा सा साफ सुथरा पक्का मकान है। आनंदी की छोटी छोटी सी आज्ञा को पूरी करने में सदा तत्पर बेटे बहू, उसकी बहू भी बहुत अच्छी थी किस्नू की पत्नी, वह छोटी छोटी आज्ञा को पूरा करने वाली, इससे बड़े सुख की कल्पना वह नहीं कर सकती थी। आज सुख के दिन आ गए हैं आनंदी के। दुकान से आते ही किस्नू पास आकर पूछता, क्या खबर है माँ। दुकान से आते ही किस्नू पहले माँ के पास आता और पूछता, क्या खबर है माँ, कैसी हो, ठीक हो। अच्छी हूँ बेटा, अच्छी हूँ। कुछ भी चाहिए तो मांग लेना, मन उबे तो पड़ोसियों के यहाँ चले जाया करो। माँ कुछ भी चाहिए तो मांग लेना, और मन उब जाए, मन नहीं लगे तो पड़ोसियों के यहाँ चली जाया करो, बातें कर लिया करो जा करके। किस्नू खाता तो माँ को पास बैठा लेता। बहू गरम गरम फुल्कियाँ उतार करके देती जाती। घी महकता जाता रहता था। 2 तरकारियाँ 2 सब्जी जो कभी देखी नहीं आनंदी ने इतने वर्षों में। 2 तरकारियाँ, दाल, चटनी, और अनायासी आनंदी की आंखों में न जाने ऐसा क्या पड़ जाता कि पानी पानी बहने लगता। वह रोटी खाती तो रोने लग जाती। वह बार बार आंखें पोंछती, पर एक एक चित्र था कि मिटता नहीं, धुंधला नहीं होता, उभर उभर कर आता। और रसोई में अंधेरे कोने में अध जली। अब उसे याद आता जैसे वो खाना खाती, अच्छे अच्छे गरम गरम पकवान खाती, तो रसोई उसको याद आता कि रसोई के अंधेरे कोने में अध जली, अध पकी सूखी रोटियां, न घी न तरकारी, पानी के घूंट के सहारे जैसे तैसे निगलता हुआ शंकर। उसे याद आता कि वह अंधेरी अध पकी रोटियां खाता होगा मेरा पति शंकर। पानी के सहारे, घूंट के सहारे जैसे तैसे निगलता हुआ शंकर उसे ऐसे मन में दिखाई देने लगा। देखो अम्मा, एक और रोटी नहीं लेते, एकदम करारी करके लाई हूँ, ये भी कोई खाना हुआ भला। बहू टुनुक कर शिकायत करती कि देखो अम्मा, एक और रोटी, नहीं एक रोटी और खानी पड़ेगी। हाँ, ये एकदम करारी करके लाई हूँ, बहुत अच्छी है ये, और ये कोई खाना, ये भी कोई खाना हुआ, थोड़ा सा खाना खाती हो, थोड़ा और खाओ। बहू टुनक कर शिकायत भी करती, यानी बड़े प्रेम भाव से बहू उसको खाना खिलाती थी। करारी और गरम रोटी का कितना शौक है शंकर को। फिर वहाँ पर भी आनंदी को अपने पति की याद आ रही है, और वो सोच रही कि करारी और गरम रोटी का कितना शौक है शंकर को। ठंडी रोटी देखकर वह आनंदी को मार बैठता था। ठंडी रोटी तो देखते ही वो उससे गुस्सा आता था। कितना तो खा लिया, तुम तो हद कर रही हो, तुम तो हद कर देती हो। देखो तो माँ, तुम्हारी इस बहू ने कितना मोटा कर दिया है मुझे। कितना तो खा लिया, तुम तो हद कर देती हो। देखो तो माँ, तुम्हारी इस बहू ने कितना मोटा कर दिया है मुझे। कहाँ हो रहा है मोटा, जवानी में ऐसा शरीर नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में क्या करेगा। माँ आनंदी उसको कह रही है कि कहाँ हो रहा है मोटा बेटा, जवानी में तो ऐसा शरीर नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में क्या करेगा। सारा दिन काम करके आता है, खिलाएगा नहीं। कौन औरत होगी जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल न रखती होगी। ये आनंदी कह रही कि कौन ऐसी औरत होगी जो स्वास्थ्य का ख्याल न रखती होगी अपने आदमी का। ऐसे कह ही रही थी, और इतने में उसकी बातें
गले में ही अटक जाती है। यानी वह कह नहीं पा रही है कि आज उसने अपने पति को छोड़ करके यहाँ वो आ तो गई है, लेकिन ये बात जो कह रही है कि औरत अपने सुहाग का ख्याल न रखती हुई, ऐसी कौन औरत है? यानी वह औरत है, वह अपने आदमी का बाकी बातें गले में अटक जाती है। आज ये क्या हो रहा है माँ, आज ये क्या हो रहा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 62 नंबर पृष्ठ तक हम पढ़ते हैं, शेष जो है आगे की कक्षा में हम लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम 62 पृष्ठ तक हमने पूर्ण कर ली इस कहानी को, और आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छी कहानी है, ये बड़ी मार्मिक कहानी है, और इस कहानी को ठीक से समझिए, पढ़िए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।